बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। सबकी सोच के साथ मैं हूं नम्रा तारिक। गुड मॉर्निंग जी, मैं हुसैन लियाकत आपको कहते हैं खुशामदीद। जो भी जहां भी हमारा प्रोग्राम देख रहा है उसको खुशामदीद, जिस हालत में भी देख रहा है, चाहे वो लेटे हुए है, चाहे वो कॉफी पी रहा है, चाय पी रहा है, जिम में कोई एक्टिविटी कर रहा है, स्कूल कॉलेजेस के दफातर में जो देख रहा है, उन सबको कहते हैं खुशामदीद। अच्छा जी निम्रा, इससे पहले कि हम प्रोग्राम स्टार्ट करें, शॉर्ट स्टोरीज की जानिब जाएं, मेरे पास कुछ ना कुछ फैक्ट्स होते हैं। जरा आप मोबाइल खोलिएगा अपना। मेरा ओके जी, मतलब लाइक अनलॉक करना है या अच्छा आपने भी अपनी पिक्चर लगाई है? चले जी, पिक्चर से एक याद है, आपको बहुत सारे मैसेजेस ऐसे रिसीव हो सकते हैं। एक नया साइबर क्राइम है जिससे आपका मोबाइल डाटा भी चोरी हो सकता है, जिससे आपकी बैंक की तमाम तरह ट्रांजैक्शंस का पता चल सकता है, बैंक के जो पिन नंबर है उसका पता चल सकता है। होता ये है कि एक मैसेज आता है आपको या कॉल आती है, उसके बाद आप जब मोबाइल खोलेंगे वहाँ पे आपकी तस्वीर आ जाएगी। उस तस्वीर से वो आपके चेहरे को स्कैन कर लेंगे। जो ही आपका चेहरा स्कैन होगा तो तमाम तर चीज़ें हैकर्स के पास चली जाएंगी। वो आसानी से आपके बैंक अकाउंट के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। आपने जितना कुछ कमाया है एबीएन न्यूज़ से या जहां से भी, या फिर पीआर से आपने कमाया, वो सारा के सारा उड़ जाएगा। इसके अलावा आपकी जो पर्सनल डाटा है, चाहे उसमें आपका हसास डाटा हो, आपकी फैमिली की तस्वीर हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा हैकर्स के पास जा सकता है। सो अब आपने एहतियात करनी है, आपने भी एहतियात करनी है, मैंने भी करनी है, और जो हमारे सुनने वाले हैं उन्होंने भी करनी है। क्योंकि कोई भी मैसेज ऐसा आए तो आपने फौरन मोबाइल नहीं खोलना, और अगर मोबाइल खोले और आपकी पिक्चर आए तो आपने अपना चेहरा स्कैन नहीं करना। इससे बचना है। अगर पिक्चर आ जाए तो आपको समझें कि ये साइबर क्राइम का हमला है और उससे दूर रहना है। और एक दो दफ़ा आपके साथ ये होगा और उसके बाद आपका मोबाइल डिटेक्ट कर लेगा, उसके बाद आपको कॉल नहीं आएगी। ओके, मतलब दैट्स न्यू एंड ऑल्सो वेरी शॉकिंग। एकदम से मैं सोच रही हूँ कि भाई क्या करना चाहिए। अच्छा, कोई मैसेजेस रिसीव होते हैं आपको? एग्जैक्टली, मैसेजेस आ सकते हैं आपको, और आप वो मैसेज खोलते हैं तो वो उसमें आपकी एग्जैक्टली जो ही आप मैसेज खोलेंगे ना, आगे आपको आपकी पिक्चर नजर आएगी, जिस तरह अभी आपको नजर आ रही है। हाँ, लेकिन वो पिक्चर कोई डिफरेंट होगी, शायद किसी ने आपके फेसबुक से उठाई होगी, व्हाट्सएप से उठाई होगी, किसी और जगह से उठाई होगी। तो आजकल हर किसी की हर जगह पे अवेलेबल है। लेकिन आप देखिए ना, आपको जब आपकी पिक्चर ही आ जाए किसी कॉल के दौरान तो आप एक तजब्जुब का शिकार हो जाएंगी, तजस्सुस भी होगा कि मुझे देखना चाहिए। जो ही आप देखेंगे आपका सारे का सारा चेहरा वो स्कैन कर लेंगे। बहुत सारी मोबाइल की फीचर्स ऐसी हैं जो आपकी आईज को स्कैन करके मोबाइल खुलते हैं। एंड्रॉयड पे देखें तो आपके चेहरे को स्कैन करके मोबाइल खोलते हैं। तमाम तरह डाटा उनके पास चला जाता है और वो आपकी कीमती अशिया के ऊपर टेक्नोलॉजी जहाँ पे तरक्की कर रही है वहीं पे आपके लिए हालात मुश्किल भी कर रही है। तो हम सबको ही मेरे ख्याल में केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन मैं और आप यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनको बता रहे हैं। हाँ बता रहे हैं, लेकिन वही इसी केयरफुल रहें, हम खुद भी केयरफुल रहेंगे। अच्छा चले, फिर मेरे ख्याल में शॉर्ट स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगर शौक तो एक तरफ से मिल ही चुका है, एक और छोटू सा शौक भी है कि रुखसत होती हुई हंसते हैं, जो गर्मी थी ना फिर से लौट आई। वैसे रुखसत होती कोई भी चीज लौट आए तो मजा आता है। कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। अब अभी रुखसत होके चली जाइए, वापस आइए तो आपको खुशामदीद कहेंगे। लेकिन गर्मी अगर जा रही थी वापस आ रही है तो उसको कौन खुशामदीद? इस्लामाबाद वालों को कहेंगे गर्मी वापस आ रही है तो वो खुशामदीद कहेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड हो चुकी है ना। अच्छा वैसे वाकई ये बात है, लेकिन कराची के शहरियों ने जो है ना वो मंगल को 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता हुआ दर्जा हरारत देखा। उन्होंने महसूस किया, जो कि बहरा अरब में हवा के कम दबाव की वजह से था। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 4 से 5 रोज भी गर्मी की ये लहर जारी रहेगी, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो 30 to 40 के दरमियान ही रहेगा और जो हवा का रुख होगा वो शुमाल मगरब की जानिब ही रहेगा। दीगर अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में बहरहाल आज मुझे ब्लैंकेट रख के सोना पड़ा, ओढ़ के सोना पड़ा, फैन के बगैर ब्लैंकेट रख के प्रॉपर। तो इस्लामाबाद के हालात तो बेहतर है, बाकी कराची वालों आप लोग देख। निम्रा ने आपको बता दिया कि कराची में जाती गर्मी लौट आई। अगर कराची में आपको गर्मी लग रही है तो आपके लिए आसान ऑप्शन ये है कि वहां से फ्लाइट पे बैठिए, फिर ट्रेन पे बैठिए, जिसमें बैठना है। अरे नहीं भाई, इधर भी पॉपुलेशन हो जाएगी ज्यादा, फिर इधर भी गर्मी हो जाएगी। कुछ दिनों के लिए आइए, यहाँ से सर्दी वापस स्टोर करके कराची ले जाइए। 4 से 5 दिन निम्रा ने आपको बताया कि मौसम ऐसा ही रहेगा, तो 4-5 दिन बाद आप वापस चले जाइएगा, कोई मसला नहीं है। सही बात है। अच्छा, निम्रा ने बात की है गर्मी की, तो मैं आपको सर्दी की बात बताता हूँ। सर्दी की बात यह है कि पाकिस्तान के मुहिम जो हैं, जिनका नाम सरबाज खान है, उन्होंने 14 बुलंद तरीन पहाड़ियों को बगैर इजाफी ऑक्सीजन के सर किया। और ये पाकिस्तान के पहले जो है बंदे बन गए हैं, पहला पाकिस्तानी बनने का इनका एजाज है ये कि इन्होंने ये काम किया। और इसके अलावा दूसरी खबर भी चोटियों की है। शहरोज काशिफ हैं जिन्होंने चाइना की एक चोटी है, शशापांगमा, पता नहीं कैसा नाम है ये, शशापांगमा एग्जैक्टली। मैंने भी वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन देखी थी, लेकिन अभी जब वो वापस बोलने में आ रहे हैं तो वो हमारी जुबान से फिसल जाती है। इसकी 8000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई थी और तमाम पहाड़ियों को सर करने वाले सबसे कम उम्र को पैमा होने का एजाज हासिल है। काशिफ की
जो कि अगर निम्रा बात की जाए तो 2019 में इन्होंने इसका आगाज किया, उन्होंने एवरेस्ट की, उसके अलावा दीगर मशहूर चोटियों को भी सर्च किया है। K2 भी किया, एवरेस्ट किया, K2 भी किया, राकापोशी भी किया होगा, नागा पर्वत भी किया होगा। डेफिनेटली तमाम तर 14 पहाड़ियाँ यही आती हैं और ये उनका जो अज़म है, उनका जो हौसला है, उसको मेरे ख्याल और भी ज़्यादा बढ़ाती है। और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके लिए मिसाल बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये जितनी भी हाइकिंग है निम्रा, या आप फिर चोटियों को सर करने के लिए जाते हैं तो इसमें आपको पाकिस्तान में कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस हवाले से कुछ नहीं करती, ये सारा कुछ आपको खुद करना पड़ता है। और साथ साथ आप कोई बिजनेस भी कर रहे होते हैं, कोई जॉब भी कर रहे होते हैं, तो इस तरह के लोगों को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि अपने पल्ले से वो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली आपको मुझे बात करने का मौका भी देते हैं और साथ पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो दोनों नाम रोशन करते हैं तभी हम उनकी बात करते हैं कि ये हमारे स्टार्स और उनको हम हाईलाइट करते हैं। मजीद कुछ स्टार्स की बात हो जाए, अब इस्लामाबाद की नाज़रीन एक निजी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो भी ऐसे ही जैसे आपने मिसाल दी अभी लास्ट में माउंटेनियर्स की पाकिस्तानी, स्टूडेंट्स भी पाकिस्तान के बहुत टैलेंटेड हैं। ये जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं इन्होंने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो कि हवा से पानी निकालती है, जैसे पाकिस्तान में पानी की कमी का मसला, हमने बल्कि एक इस तरह के प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स को बुलाया भी वो था, यहाँ पे लेके भी आए थे जी, वो लेके भी आए थे अपनी डिवाइस। तो ये भी वैसे एयर से वाटर एक्सट्रैक्ट करने की इन्होंने डिवाइस बनाई है। ये मशीन जो है वो ह्यूमिडिटी जो होती है, जो नमी का तनासुब होता है हवा में 60%, उसको पीने के खालिस पानी में भी तब्दील कर सकती है। और इसकी जो कीमत है बोतल के पानी वो 70% कम हुआ करेगी। इसमें सोलर एनर्जी यूज होती है। हाँ जी, सोलर एनर्जी से चलने वाली ये डिवाइस ऑब्वियसली हैरत अंगेज है। 0.50 रुपए फी लीटर की लागत पर ये पानी फराहम करती है। और ये मकामी लोगों के मेरे ख्याल में अगर ये बड़ी तादाद में पानी प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएं तो फिर बहुत से मसाइल कम हो सकते हैं पानी के। खासतौर पे आपको पता है अगर ये सिंध वगैरह इंटीरियर के जो हमारे इलाके हैं वहाँ पे अगर चली जाए इस तरह की डिवाइसेस का इस्तेमाल तो फिर तो काफी हद तक ये बेहतर हो जाएगा। वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है। आप वैसे ठीक भी कह रही हैं, लेकिन एक है कि कमर्शियल होने के बाद ये तो चीज़ महंगी मिलेगी। और जिस तरह आपने इसकी कॉस्ट बताई है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम इस फार्मूले को ना अपने तक महदूद रखते हैं, हमारे जो बैरिया के स्टूडेंट हैं इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया को नहीं बताते, तो जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आपको मैं बताता चलो निम्रा महंगा है। सो वहाँ पे हम पानी को आगे बेच भी सकते हैं और वहाँ का पानी अगर हम वहाँ पे बेचेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा हो जाएगा हमारी इंडस्ट्री के लिए। और ये बड़ा अच्छा है। और मैं निम्रा ये कोशिश भी करूँगा कि ये जो बच्चे हैं इनको यहाँ पे बुलाया भी जाए, इनके साथ गपशप भी की जाए, क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आ चुके हैं जो कि नई नई इजादात करते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं, तो उस वजह से भी मुझे लगता है कि इनको बुलाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आगे भी बढ़ते हैं, आपके साथ मजीद स्टोरीज शेयर करते हैं जी। आपके और हमारे हम सब के जो है वो डक्की भाई यूट्यूबर सादुर रहमान, डक्की भाई जिनको जानते हैं सब, और उनकी अहलिया उरूब जुतोई जो है वो पुलिस की हिरासत में। उसके बाद मुतअद्दिद खबरें भी आ रही हैं। लाहौर के मॉडल टाउन में एक जो है वो आप कह सकते हैं कि हथियार दिखाने पर उन्होंने CIA ने कार्रवाई की, उनकी बेगम को हिरासत में लिया गया, लेकिन उन्हें इस मवाद को हटाने के बाद रिहा भी कर दिया गया था और उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इकदाम था। सोशल मीडिया पे अगर आपका कोई इन्फ्लुएंस है तो आप उस इन्फ्लुएंस को इस तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह की ये फजूल किस्म की चीज़ें हैं, ये कभी भी किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को नहीं करनी चाहिए किसी किस्म का भी अगर वो इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो ये खैर खबर थी सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई के हवाले से ना बहुत सारे तनाज़ात आते रहते हैं। डक्की भाई का जब हम यूट्यूब चैनल देखते हैं तो मुझे लगता है कि इनका और उरूज का कोई काम नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक व्लॉगिंग करते रहते हैं। उसमें कभी ये असला भी दिखाते हैं, कभी वो पर्सनल चीज़ है, हम उस पे तो कमेंट भी नहीं करेंगे, ठीक है। कभी ये असला भी दिखाते हैं, कभी कहते हैं कोई नाराजगी होगी उसको राजी भी करते हैं। लेकिन सारी चीज़ होने के बावजूद भी आप अगर इतने बड़े यूट्यूबर हैं जिसमें 8 मिलियन से ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर हैं, तो आपको कम से कम जो अपनी कम्युनिटी है उसका ख्याल रखना चाहिए। आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत सारे निम्रा ऐसे लड़के होंगे जो कम उम्र लड़के होंगे जो डक्की भाई को फॉलो भी करते होंगे। जिस दिन वो असला निकालेंगे, जिस दिन कोई भी चीज़ निकालेंगे, तो डेफिनेटली डक्की भाई मेरा ख्याल है कि उनके अगर आइडियल होंगे तो वो उनको इंस्पायर भी कर रहे होंगे। जी, इंस्पायर कर रहे होंगे कि आप असला लें, उसकी गैर ज़रूरी तौर पे इलीगली उसकी नुमाइश करें और उसका इस्तेमाल करो, खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे। एक फॉर एग्जांपल गन ही है और आपसे वो अगर गलती से भी चल गई तो चल गई, बिल्कुल ऐसी है। तो खैर इसीलिए जो होता है हथियार इलीगल वो किसी वजह पे ही होता है। खैर अच्छा, दुनिया का पहला हाइपरसोनिक जेट टेस्ट के लिए भी तैयार है, जो कि लंदन से न्यूयॉर्क तक सिर्फ 1 घंटे में सफर करने की सलाहियत रखता है। तो ये जो जेट है वो वेनिस एरोस्पेस के जरिए तैयार किया गया है। आप इसमें कह सकते हैं कि मार्च 6 और ये 3600 MPH
की रफ्तार तक पहुंच सकता है, जो कि आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा है। दैट्स ग्रेट। स्पीड ऑफ साउंड उससे भी ज़्यादा अच्छा। ये जो एरोस्पेस का मंसूबा है वो अगले साल अपने जो इनका एक आप कह सकते हैं कि इंजन की टेस्टिंग भी करेंगे, फिर इसका मकसद जो होगा वो हाइपरसोनिक सफ़र को तिजारती और दिफाई शोबों में मुतारिफ करवाना है। मेरे ख्याल में तो ये आप सुपरसोनिक। और इसके बाद मेरा ख्याल है कि जहाज़ों की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक आपने बताया भाई कि 1 घंटे का सफ़र है। हाँ जी, न्यूयॉर्क कहाँ पे है, लंदन कहाँ पे, 1 घंटे का सफ़र। और फिर जहाज़ों के ज़रिए जो लोग सफ़र करते थे वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल सफ़र हो जाएगा और ये थोड़ा न्यू सफ़र हो जाएगा, और ये मेरे ख्याल से ज़्यादा महंगा होगा जहाज़ों की निस्बत। आगे बढ़ते हैं जी, अगली स्टोरी के हवाले से आपको बताते हैं कि अगली स्टोरी क्या कुछ है। अगली स्टोरी ये थोड़ा सा उदास स्टोरी है, क्योंकि ये जिन शख्सियत का मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ, ये भारत के बहुत ही मारूफ बिजनेसमैन थे, वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली इन इंडिया। रतन टाटा की बात करूं, जो कि 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इससे कबल अगर रतन टाटा की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिन्होंने उनकी जो इंतकाल हुआ उसके ऊपर ताज़ियत भी की है। ये मुंबई के एक हॉस्पिटल में इनका इलाज हो रहा था और उस इलाज के वक्त ही रतन टाटा साहब इंतकाल कर गए हैं और आईसीयू में इनको रखा गया था, लेकिन क्या कहते होते वक्त उनका बराबर था, वो जांबर नहीं हो सके। इनके इंतकाल पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा है कि रतन टाटा एक साहिब बसीरत कारोबारी शख्सियत थे और गैर मामूली इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे मारूफ कारोबारी इदारों से एक मुस्तहकम फराम की थी और इसी वजह से पूरा भारत इस वक्त शोक मना रहा है। और रतन टाटा के हवाले से एक और एडिशन करते चलूं कि रतन टाटा हो गए या अंबानी हो गए, ये एक ही लेवल के बिजनेसमैन हैं, लेकिन रतन टाटा अगर 100 रुपया कमाते थे, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें 66% वो खैराती काम करते थे, गरीबों की मदद करते थे। अपने जो वहाँ पे डिप्राइव्ड कम्युनिटी थी उसकी अगर बात की जाए तो उसकी मदद करते थे, तो 33% वापस बिजनेस पे लगा देते। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं भारत में भी जो बिलियनर हैं, लेकिन वो ये काम नहीं करते थे और ये 66% खैराती काम करते थे। और मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई काम इनके आखिरत में ज़रूर काम आएगा। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, आपके साथ कोई और स्टोरीज भी शेयर करते हैं। दुनिया भर में तकरीबन 80% लोग हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं करते। हालांकि फ़ज़ाई सफ़र में इजाफा हुआ है, लेकिन बहुत से अफराद अभी भी जो है वो दीगर ज़राए नकलो हमल पर ही डिपेंड करते हैं। हम लोग अगर अपनी देखें, इसकी जो वजह होती है या तो वो कॉस्ट हो सकती है, उसके अलावा लोकेशन हो गई, एक्सेसिबिलिटी होती है, या बुनियादी वजूहात। ये तो बुनियादी वजूहात हैं, लेकिन कई लोगों के लिए फ़ज़ाई सफ़र अब भी एक अय्याशी की हैसियत रखते हैं। मतलब वो एक जो परसेप्शन बनी हुई है कि भाई ये तो बहुत ही, अगर कोई अमीर उमरा, और वाकई बात भी ठीक है क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो लोग इस सहूलत से ज़्यादातर महरूम रहते हैं। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ 80% लोग अभी तक जहाज़ों का सफ़र ही नहीं कर रहे, और जिसमें रीजंस बहुत सारी हो सकती हैं, कॉस्ट की हो सकती है, जिस तरह आपने सारी रीजंस बताई, लेकिन 80% लोग जहाज़ का सफ़र नहीं करते। और हम जब एयरपोर्ट में जाते हैं, मतलब वो मुझे तो 20% नहीं लग रहे होते, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग। ऐसा लगता है शाम के टाइम आप जाएं तो पूरा पाकिस्तान ही यहाँ से ट्रैवल कर रहा होता है। कुछ सोचे वो 100 के हिसाब से लोग 100 के हिसाब से होते हैं, तो वो ज्यादा लग रहे होते हैं, लेकिन करोड़ That is, मेरा ख्याल है कि क्वाइट इस तरह। हाँ, एक और बड़ा एलिमेंट होता है, जाना एक बंदे ने होता है, छोड़ना 150 बंदा जाता है पाकिस्तान में। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, पाकिस्तान में होता है, इंडिया में होता है, और इसी वजह से सिस्टम है ना, यहाँ पे बड़ी रश होती है, फैमिली सिस्टम है। या फिर अगर 150 बंदा ना भी जाए ना, तो ये कह सकते हैं 5 बंदे तो जरूर जाएंगे जो उस गाड़ी में आ सकते हैं। अगली खबर के हवाले से डिस्कस करते हैं। अगली खबर एक दर्दनाक खबर है, अफसोस खबर है, जिसमें गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों का 1 साल मुकम्मल हो चुका है। 1 साल के दौरान जंगी जराइम पर मबनी इजरायली बमबारी से गजा के 41,870 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा से अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली बमबारी से फ़लस्तीनी शुहदा में 59% बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी शुहदा में 16,756 बच्चे और 11,346 ख़वातीन शामिल हैं। बिल्कुल जी, ये थी हमारी कुछ शॉर्ट स्टोरीज जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अब मेरे ख्याल में हम क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपसे गपशप को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस।